नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, दो बहनों की कहानी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो बहनों की। अपनी मंझली बहन निमी की शादी के बाद अपने पिता को टूटा हुआ महसूस कर रही थी संजना। जितनी उम्र नहीं थी उससे ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे उसके पिता। इन 5 सालों में वह दिल के मरीज हो चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, शुगर भी पहले से था और अब कोलेस्ट्रॉल और 10 तरह की और भी परेशानियां उन्हें थी, वो अलग। 5 सालों में उन्होंने निम्मी दीदी के लिए दिन रात एक कर दिया था लड़का ढूंढने में, मगर लड़का था कि मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार उन्हें अपनी सारी जमा पूंजी निकालनी पड़ी। एक प्रोफेसर आदमी जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़ा था, उसके लिए 25-30 लाख रुपए खर्च करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जबकि एक और बेटी जवान थी, वो भी शादी के लायक थी। उस पर घर में बीमार और अपाहिज माँ, खुद की ढलती उम्र और बूढ़ी होती पत्नी, सभी का ख्याल रखना कैसे होगा। भविष्य की चिंता में नारायण दत्त उम्र से पहले ही झूल गए थे। चिंता उनके चेहरे पर झलकने लगी थी और यही बातें अब संजना को दुख देने लगी थी। क्या बेटियां ऐसी ही पराई होती हैं? माता पिता के सिर का बोझ जिसे हर हाल में उतारना ही माता पिता का फर्ज होता है। उसे अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगता था कि निमी दीदी को मना कर देना चाहिए था कि वो ऐसी शादी नहीं करेंगी, मगर निमी तो बहुत खुश थी। निमी संजना की बहन, और उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा था। खैर, उसकी शादी हो गई और निमी अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद वह बहुत खुश थी। नारायण दत्त के दिल को तसल्ली मिल गई कि बेटी अपने घर जाकर खुश है। कोई बात नहीं, पैसा गया तो गया, बेटी तो अपने घर खुश है ना। नारायण दत्त यही सोच सोच के खुश रहते थे कि मेरी बेटी अपने घर, अपने ससुराल में बहुत खुश है। नारायण दत्त एक कॉलेज के प्रोफेसर थे जो अब रिटायर होने जा रहे थे। मुश्किल से 2-2.5 साल ही नौकरी के बचे थे और उसके बाद पेंशन पर ही पूरी जिंदगी चलने वाली थी। नारायण दत्त की 3 बेटियां थीं। बड़ी प्रियंका, दूसरी निम्मी और तीसरी संजना। प्रियंका की शादी तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी, मगर निम्मी तीनों में थोड़ी साधारण थी और मंझली थी। उसके लिए वह काफ़ी पहले से दौड़ धूप कर रहे थे, मगर कहीं बात ही नहीं बन रही थी। यही बात उनके दिल और दिमाग दोनों को बीमार कर रही थी। और अब वह रिटायर भी होने वाले थे। तब उन्हें संजना की बहुत चिंता होती थी। अब पेंशन के बूते पर वह उसकी शादी कैसे कर सकती हैं? और फिर जब बाकी दोनों को लेन देन के साथ विदा किया था, तो छोटी के मामले में कंजूसी कैसी? लेकिन अब इस उम्र में करें भी तो करें क्या? क्या करेंगे? संजना शुरू से ही स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी किस्म की लड़की थी। दहेज और लेन देन के चक्र में अपने पिता को उलझे हुए देखकर उसे अच्छा भी नहीं लगता था। वह सोचती थी कि जब तीनों ससुराल चली जाएंगी तो उसके माता पिता के पास क्या बचेगा। वह कभी भी ऐसी शादी नहीं करेगी और ना ही अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाएगी, ये संजना ने सोच रखा था। जब घर खाली हो गया, नारायण जी अपनी पत्नी विमला से बोले, अब तो रिटायरमेंट का भी समय आ गया। बेचारी संजना की किस्मत में क्या लिखा है? मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी निम्मी के हिस्से में डाल दी। अब आप चिंता मत कीजिए, भगवान है ना, वही पार लगाएंगे। उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना देते हुए बोली कि कोई बात नहीं, भगवान है ना, वो देख लेंगे संजना का भी। मगर भगवान मदद कैसे करेगा विमला? अब तो पेंशन मिलेगी, 3-4 साल तो संजना की पढ़ाई में ही निकल जाएंगे। उसके बाद उसके लिए लड़का ढूंढना। आजकल बिना दान दहेज की शादी की होती कहाँ है। कोई बात नहीं जी, आप सब्र रखिए, उनकी पत्नी ने उन्हें कहा।
जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। विमला जी भी हताश थी। देखते देखते 4 साल निकल गए थे। संजना ने फाइन आर्ट्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। पढ़ने में वह बहुत अच्छी थी। उसने कैंपस भी निकाल लिया और एक अच्छी सैलरी की उसे नौकरी भी मिल गई। 1-1.5 साल गुजर गया। इस बीच उनकी बीमार और अपाहिज माँ संजना की उनका देहांत हो गया। नारायण जी भी रिटायर कर गए थे। प्रियंका और निन्नी दोनों अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। संजना भी नौकरी कर बहुत खुश थी। इसी शहर में नौकरी थी। वे अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। एक दिन नारायण जी ने संजना से कहा, बेटा, अब तुम्हारी नौकरी भी हो गई है। अब शादी के लिए सोचो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ, नहीं तो मैं देखता हूँ। संजना की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं शादी तो करूँगी, पर अपनी पसंद से, जो मेरे साथ आपको और माँ को भी देखेगा। ऐसा संजना ने अपने पिताजी से कहा। कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये तो दुनिया का नियम है। बेटी पराया धन होती है, उसे विदा कर ससुराल ही जाना होता है। मैंने कभी ये नहीं कहा पापा कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। आप और माँ मेरी जिम्मेदारी हो। हमारी जिंदगी आपने संवारी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका बुढ़ापा देखें। नारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मेरा दोस्त है ध्रुव। अगर आप दोनों इजाज़त देंगे तो मैं आज आप लोगों से उसे मिलवाऊंगी। वह मेरे साथ ही काम करता है। नारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारी पसंद तुम्हारी ही श्रेष्ठ होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर लड़का अच्छा है तो मेरी तरफ से हाँ ही समझो। ऐसा नारायण जी ने कहा संजना को। ध्रुव विजातीय था, मगर बहुत ही सूझा हुआ, विनम्र और सज्जन लड़का था। संजना और ध्रुव दोनों का जॉब प्रोफाइल भी सेम था। दोनों एक जगह जॉब करते थे। नारायण जी को कोई आपत्ति नहीं थी। ध्रुव के माता पिता भी बहुत ही खुले विचारों वाले थे। ध्रुव और संजना दोनों को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों ने बहुत ही सादगी से शादी कर ली। ध्रुव ने और संजना ने बहुत ही आराम से, सादगी के साथ, बिना ज़्यादा खर्च किए दोनों ने शादी कर ली। विदा करते हुए नारायण दत्त जी की आंखों में आंसू आ गए। संजना बेटी, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बेटा। तुमने ही सब कुछ मुझे दे दिया। ऐसा नारायण जी ने संजना को विदा करते हुए बोला। नहीं पापा, आपने मुझे सोने से जिंदगी दी, मुझे तराशा और इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आपका प्यार और छत्र छाया मेरे लिए काफ़ी है। जैसे ध्रुव के माता पिता मेरे हैं, वैसे ही आपको देखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका बुढ़ापा ज़ाया नहीं होने दूंगी। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास एक बेटा भी आ गया है। ध्रुव ने भी संजना का साथ देते हुए कहा। संजना का जो हस्बैंड था ध्रुव। नारायण जी ने संजना और ध्रुव दोनों को अपने गले से लगा लिया। आज मुझे पता चला कि मैं तो बेटी विदा नहीं किया, बल्कि एक बेटा घर लेकर आया हूँ। ऐसा नारायण जी ने संजना को गले लगाकर कहा। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए